हे गाइस, वेलकम बैक टू क्लासेस। ये दिव्यांशु बांझल दिस साइड। हम लोगों ने क्या चल रहा था सर, चैप्टर नंबर 7 चल रहा था, कंपनी ऑडिट चल रहा था सर। मैंने लास्ट वीडियो में यहाँ तक आपको कंप्लीट करा दिया था सर। ओके सर, आपको थोड़ा सा जूम करा देता हूँ सर। हमको समझ नहीं आया ये वाले पॉइंट, तो बेटा एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। ये वाले पॉइंट अच्छे से मैं रिवाइज करा दूंगा। सेक्शन 141 में डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिटर कब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, ऑडिटर कब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, मतलब कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो मैं एक अच्छा सा आपको डायग्राम बना के लेकर आया हूँ। आपको मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आराम से आप लिख सकते हो, और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो किए बिना जाना मत। ठीक है, तो पहली चीज़ है ऑडिटर कब डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा। सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 हम लोगों ने ये पढ़ा था, तो इसका मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ बहुत अच्छे से कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी, एक सेकेंड आ जाओ, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती अदर देन एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप कर सकती। ओके, फिर दूसरी चीज़ है हमारा कौन था, ऑफिसर और एम्प्लॉय। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, ऑफिसर और एम्प्लॉय क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते। अब ऑफिसर में क्या क्या चीज़ आएगी, डायरेक्टर आ जाएगा, हमारा मैनेजर आ जाएगा, की मैनेजरियल पर्सन आ जाएगा, और अदर पर्सन। ठीक है, अदर पर्सन जिसके बिहाफ पे हमारा डायरेक्टर काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी को अगर मैं लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि भाई रिलायंस कंपनी मुकेश अंबानी की, ठीक है। मुकेश अंबानी कोई काम नहीं करता, वो डायरेक्टर नहीं है, लेकिन उसने 4 बंदे लगा रखे हैं अपने अंडर में, उनको डायरेक्टर बना रखा हुआ है। ठीक है, तो मुकेश अंबानी जो बोलेगा वो 4 बंदे वो कहेंगे। तो अदर पर्सन भी इस ऑफिसर की डेफिनेशन में आ जाएंगे कि कोई अदर पर्सन है जिसके बिहाफ पे हमारे डायरेक्टर काम कर रहे हैं, तो उसको भी अपन ऑफिसर मान लेंगे। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट क्या था सर, ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय। ऑफिसर और एम्प्लॉय को कौन, पार्टनर और एम्प्लॉय। कोई ऑफिसर है उसका पार्टनर ले लो, या फिर उसका कोई एम्प्लॉय, क्या क्या नहीं कर सकते, ऑडिट नहीं कर सकते कंपनी में। सर समझ नहीं आया, फिर से समझा। ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी, कोई ऑफिसर है कंपनी का, ठीक है, कंपनी है, ये रही कंपनी, कंपनी में कौन है, ऑफिसर है, ठीक है, या फिर एम्प्लॉय है। इन एम्प्लॉय का या फिर इन ऑफिसर का कौन, पार्टनर या फिर एम्प्लॉय, ये ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है, चौथे पॉइंट में क्या समझा था, पर्सन बोले तो सीए की बात कर रहे हैं जो ऑडिटर बनने वाला है, या फिर उसका रिलेटिव या फिर उसका पार्टनर क्या कर रहे हैं, सिक्योरिटी होल्ड कर रखे हुए, शेयर्स वगैरह होल्ड करके रखे हुए। किन किन कंपनी में, 5 कंपनी में, 5 पेयर बनाए थे मैंने। पहली की क्या, कंपनी में होल्ड कर रखे हुए, या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी में होल्ड कर रखे हुए, या फिर सब्सिडरी कंपनी में आप होल्ड करके रखे हुए। ठीक है, या फिर आप एसोसिएट कंपनी में होल्ड करके रखे हुए हो, या फिर आप सब्सिडरी में होल्ड करके रखे हुए, तो आप क्या नहीं कर सकते, ये हमारा जो सीए है ऑडिट नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद इसका एक्सेप्शन दे रखा था, रिलेटिव 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी होल्ड कर सकता है ओनली इन कंपनी, इस कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अगर 1 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी होल्ड करता है कौन, रिलेटिव, सिर्फ कंपनी में, तो अलाउडेड है। अगर एसोसिएट में करता है तो बिल्कुल भी अलाउडेड नहीं है, सब्सिडरी में करे तो भी बिल्कुल अलाउडेड नहीं है, होल्डिंग में करे या फिर इसकी होल्ड सब्सिडरी में करे तो भी बिल्कुल अलाउडेड नहीं है। ठीक है, सिंपल द मैटर है। और दूसरा पॉइंट, अगर अपॉइंटमेंट हो गया ऑडिटर का, ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद 1 लाख रुपए से उसकी फेस वैल्यू बढ़ गई, मतलब 1 लाख रुपए तक एक्सेप्टेड है, अगर उसका रिलेटिव होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो ऑडिटर को बोला कि 60 डेज के अंदर अंदर इन चीज़ों को क्या कर लो, 60 डेज के अंदर अंदर आप जो 1 लाख की वैल्यू है, 1 लाख से ऊपर की जो वैल्यू है उसको 1 लाख पे ले आओ, नहीं तो आप ऑडिट, नहीं तो आप क्या अपनी पोजीशन छोड़ देना, स्टैट्यूटरी ऑडिटर तुम क्या हो जाओगे, डिस्क्वालीफाइड हो जाओगे। ठीक है, ई वाला पॉइंट कितना सिंपल है, कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। देखो पर्सन बोले तो सी है, रिलेटिव या फिर उसका कोई पार्टनर। इनडेटनेस इनडेटनेस मतलब कंपनी से पैसा वगैरह ले रखा हुआ है 5 लाख रुपए से ज़्यादा, 5 लाख रुपए तक ले तो चलेगा, 5 लाख से ऊपर अगर क्या ले रखा हुआ है, पैसा ले रखा हुआ है, इनडेटनेस है, कर्ज ले रखा हुआ है, किसने, पर्सन बोले तो सीए ने ले रखा हुआ है जो ऑडिटर बनने वाला है। ठीक है, या फिर उसके रिलेटिव ने ले रखा हुआ है, या फिर उसके पार्टनर ने ले रखा हुआ है। ठीक है, किन किन में, 5 हुई, 5 कंपनी में, या तो कंपनी में ले रखा हुआ है, या तो उसकी होल्डिंग में ले रखा हुआ है, या फिर होल्डिंग की सब्सिडरी में ले रखा हुआ है, या फिर कंपनी की एसोसिएट है तो उसमें ले रखा हुआ है, या फिर कंपनी की सब्सिडरी है उसमें ले रखा हुआ है। क्या, 5 लाख से ज़्यादा रुपये अगर उसने ले रखा हुआ है तो हमारा जो पर्सन है वो ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है, फिर उसके बाद एफ वाला पॉइंट भी सेम है इसकी जैसा, पर्सन बोले तो सी है, रिलेटिव या फिर पार्टनर, क्या है, गारंटी देता है। 1 लाख रुपए से अगर ऊपर की तुमने गारंटी दी है, मतलब 1 लाख रुपए तक कोई भी गारंटी दे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख से ऊपर की अगर तुमने गारंटी दी हुई है, किसको दी है, कंपनी को दी है, या फिर उसकी होल्डिंग को दी है, या फिर उसकी सब्सिडरी को दिया, या फिर कंपनी की एसोसिएट को दिया, या फिर कंपनी की ही सब्सिडरी को दिया, ये वही सेम, ऊपर जो 5 थी नीचे भी 5 ही की 5 है। ठीक है, 1 लाख से ऊपर गारंटी देते हो तो तुम ऑडिटर नहीं बन सकते हो। ठीक है, 1 लाख तक दो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे भी क्या, 5 लाख रुपए तक इंडेटनेस है, चलेगा। 1 लाख रुपए तक यहाँ पे गारंटी है, चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 लाख रुपए रिलेटिव के लिए था तो चलेगा। 1 लाख 5 लाख 5 लाख, 1 लाख 5 लाख 1 लाख, इस तरीके से अपने को याद करना है, 1 लाख 5 लाख 1 लाख। उसके बाद क्या था सर, पर्सन है या फिर कोई पार्टनरशिप फर्म है,
कौन सी पार्टनरशिप फर्म? सीए की पार्टनरशिप फर्म है, ऑडिट की फर्म है जो ऑडिट करने वाली है, ठीक है। अगर इन्होंने बिजनेस का ट्रांजेक्शन किया, यहाँ पे 6 कंपनी आएंगी, ऊपर 5 पैर थे, यहाँ पे 6 पैर हैं, ठीक है। पहला कौन है? कंपनी या फिर उसकी एसोसिएट कंपनी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या एक और ऐड हो गया, एसोसिएट कंपनी की भी सब्सिडरी कंपनी, ये वाला ऐड हो गया। 5 पैर थे ऊपर, यहाँ पे 6 पैर हो गए, ठीक है, ये वाला ऐड हो गया। क्या है सर? कंपनी या फिर उसकी होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग की सब्सिडरी कंपनी, या फिर कंपनी की सब्सिडरी कंपनी, या फिर कंपनी की एसोसिएट कंपनी है और उसकी भी सब्सिडरी कंपनी। इनमें क्या किया हुआ? बिजनेस का ट्रांजैक्शन किया हुआ है। बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब नॉर्मली कुछ भी, फॉर एग्जांपल फर्नीचर की कंपनी तो फर्नीचर वगैरह तुमने परचेस किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप परचेस कर सकते हो तो उनमें एक्सेप्शन दे, अगर आपने कोई भी चीज़ परचेज वगैरह करते हो, कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो, तो अलाउडेड नहीं है कि आप उसका स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकें, ठीक है। या आप या फिर मतलब इंडिविजुअल या फिर पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। इन 6 कंपनी में से किसी भी कंपनी में आपने बिजनेस का ट्रांजेक्शन, लेकिन एक्सेप्शन दे रखा है अगर आपने ट्रांजेक्शन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में किया, मतलब वो जो कंपनी है उसने आपको फर्नीचर दिया, वो बेचती है फर्नीचर, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचती है और आर्म्स लेंथ प्राइस में, मतलब कि वो मार्केट में 1 लाख रुपए की बेचती है, आपको भी 1 लाख रुपए का सप्लाई किया, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में आप क्या कर सकते हो? ऑडिट कर सकते हो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर है मार्केट में, वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचती है, लेकिन आर्म्स लेंथ प्राइस पे आपको नहीं दिया, मतलब 1 लाख रुपए का फर्नीचर था, 20,000 रुपये में दे दिया, क्योंकि आप उसके ऑडिटर बनने वाले हैं, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते, ठीक है सर। या फिर दूसरी चीज़ है ऑडिटर सर्विसेज देता है, ये एक्सेप्शन में आता है। एक्सेप्शन में क्या है कि आपने नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में लिया हुआ है उससे, उसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचना और आर्म्स लेंथ प्राइस पे बेचा हुआ है उसने, ठीक है, नॉर्मल मार्केट प्राइस पे बेचा हुआ है आपको। फिर दूसरी चीज़ है, या फिर आपने सर्विसेज दिए जो सीए एक्ट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 में जो सर्विसेज अलाउडेड है वो सर्विसेज दिए। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में उनको थोड़ा सा समझा देना, आईटी मतलब इनकम टैक्स का थोड़ा सा उनको बता देना कि यहाँ पर टैक्स देना है अपने को या नहीं देना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, थोड़ा सा अपने को क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा मेरे को, कंसल्टेंसी दे देना, इनकम टैक्स की कंसल्टेंसी दे देना, तो वो सर्विसेज अलाउडेड है। अगर आपने वो सर्विसेज दी है और आपने उसका पैसा वगैरह भी लिया हुआ है बकायदा, तो आपको क्या है, आप आराम से आप ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। और 2 पॉइंट और बचे हुए छोटे छोटे से, कितने जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही है। पर्सन बोले तो सी है, सीए का कौन? रिलेटिव, कौन? रिलेटिव। रिलेटिव रिलेटिव क्या है? कंपनी में डायरेक्टर या फिर की मैनेजरल पर्सन है इन अ कंपनी, तो आप जो पर्सन है ऑडिटर नहीं बन सकता। ये जो पर्सन है ऑडिटर नहीं बनेगा कब? इसका जब रिलेटिव कौन है? डायरेक्टर और की मैनेजरल पर्सन है के अंदर, ठीक है, आप ऑडिट नहीं कर सकते। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट क्या जाएगा? पर्सन मतलब सीए क्या है? फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट में, फुल टाइम कहीं जॉब करता है तो आप स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं कर सकते, एक चीज़। या फिर सीए जो हमारा पर्सन था होल्ड करता है 20 ऑडिट, 20 स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑलरेडी ले रखा हुआ है, तो 21वां ऑडिट वह नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसमें लिमिट है 20 की, जो लिमिट है क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड करना है, 20 की जो लिमिट हम इंक्लूड करेंगे उसमें ओपीसी कंपनी को हटा देना, 1% कंपनी हटाना है, स्मॉल कंपनी को हटाना है, डोरमेंट कंपनी को हटाना है और प्राइवेट कंपनी को हटाना है अगर उसका पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से नीचे है और उसने डिफॉल्ट नहीं किया गया हो एनुअल रिटर्न फाइल करने में या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल करने में। ये पूरे जो नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से आपको लिखना है लिख लेना, प्रिंट लेना है तो आप प्रिंट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलो अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैंने आपको रिवाइज करा दिया। और रिलेटिव की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव मतलब पर्सन या फिर उसकी, अगर लड़का है तो उसकी वाइफ, लड़की है तो उसके हस्बैंड, क्या होंगे? स्पाउस होंगे वो, ठीक है, पर्सन या फिर उसका स्पाउस। तो उनके फादर की मदर, ठीक है, उसका ब्रदर, उसका सिस्टर, दोनों की बात चल रही है, ठीक है, या फिर उनके सन और उनकी डॉटर, ठीक है, और इनकी वाइफ, सबकी वाइफ, सॉरी, हाँ, फादर है तो मदर इनकी वाइफ हो जाएगी, ब्रदर है, सिस्टर है, ठीक है। और स्टेप स्टेप सब में स्टेप लगा देना, स्टेप मतलब सौतेले, ठीक है, बस यहाँ पे मत लगाना डॉटर। डॉटर है तो वो चलेगी, डॉटर का हस्बैंड चल जाएगा, रिलेटिव में आएगा, लेकिन स्टेप डॉटर यहाँ पे नहीं आएगी। सन है तो उसकी वाइफ और स्टेप वाइफ यहाँ पे रिलेटिव की डेफिनेशन। फिर उसके बाद आएंगे हमारा की मैनेजरल पर्सन, के कौन होता है? की मैनेजरल पर्सन होगा, होल टाइम डायरेक्टर होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, मैनेजर होगा, सीईओ, सीएफओ, सीएस। होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये 6 लोग होते हैं हमारे कौन? के की मैनेजरल पर्सन। रिपीट करो फिर से, कौन? होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्ट मैनेजर, ठीक है। फिर आएगा हमारा सीईओ, सीएफओ, सीएस, ये 6 लोग होते हैं हमारे की मैनेजरल पर्सन में आते हैं, ठीक है सर। यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली थी जी, ओके। अब सर हम बात करेंगे सेक्शन 144। सेक्शन 144 क्या कहता है? सर्विस नॉट टू बी रेंडर्ड बाय द ऑडिटर। कौन कौन सी सर्विसेज हैं? अगर आप ऑडिटर हो कंपनी के तो आप कौन कौन सी सर्विसेज नहीं दे सकते? तो सर पहली चीज़ है बैड माफिया करके, सर ये मेरा निमोनिक है, बैड माफिया करके सर्विस, अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन रहे हो तो ये सर्विस नहीं दे सकते। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
3-4 बार आ चुका। दिसंबर 19 में आया हुआ है, दिसंबर 21 में आया हुआ है, दिसंबर 23 में भी आया हुआ है, जून 17 में 4 मार्क्स में भी आया हुआ है। ठीक है, तो सर आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है सर, क्या है सर? सर इसमें दे रखी हुई है कि अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता। अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो कंपनी के तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग की सर्विस नहीं दे सकते। ठीक है, इंटरनल ऑडिट आप नहीं कर सकते। ठीक है, डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, फाइनेंशियल जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम आप डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते। एक्चुअल की सर्विस नहीं दे सकते, एडवाइजरी सर्विस नहीं दे सकते, बैंकिंग सर्विस नहीं दे सकते, फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकते, मैनेजमेंट की सर्विस आप नहीं दे सकते, और एनी अदर काइंड ऑफ सर्विस अगर प्रिस्क्राइब्ड की गई हो तो प्रिस्क्राइब्ड अभी तक की नहीं की है। ठीक है, ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते, इसको याद करना। एज इट इज क्वेश्चन आएगा, ये सारे के सारे अपने को लिखना है। सर याद करने का निमोनिक है बैड माफिया। सबसे पहली चीज़ है बैड, लिख देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है। चलो, तो हमारा क्या बैड माफिया, बी कहाँ है, ये बी रहा, बैड माफिया। ठीक है, बी ए ई, बैड माफिया तरीके से अपने को याद करना। एम ए आई और ए। ठीक है, आप सिक्वेंस संभाल लेना। बैड माफिया, बी से होगा हमारा क्या सर, से हमारा कौन सा आएगा, बैंकिंग सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस। बी से बैंकिंग सर्विस भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, बैंकिंग सर्विस, बी से बैंकिंग सर्विस। फिर ए से आएगा हमारा एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस, एडवाइजरी सर्विस ऑडिटर नहीं दे सकता। अगर आप दे रहे हो तो आप कंपनी के स्टैट ऑडिट मत बनना। ठीक है, हाईलाइट भी कर देता हूँ। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। बी से हमारा का डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट करना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, डिज़ाइन करना और इम्प्लीमेंट कराना फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। माफिया, एम से होगा मैनेजमेंट की सर्विस। फिर ए से होगा हमारा एक्चुअल सर्विसेज, एफ से होगा हमारा फाइनेंस की सर्विस नहीं देना आपको। ठीक है, आई से होगा हमारा इंटरनल ऑडिट आप नहीं कर सकते। फिर ए से होगा हमारा अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस, ये सर्विसेज आप नहीं दे सकते। अगर आप ये सर्विस दे रहे हैं तो कंपनी का ऑडिटर नहीं बन सकते। कल था मैटर है बस। ठीक है, लास्ट वाला जो दे रखा हो एनी अदर सर्विस, इसको काट देना भले, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, ये था सेक्शन 144, इंपॉर्टेंट है, आने के चांसेस। फिर आएगा हमारा सेक्शन 142, ज़्यादा किसी काम का नहीं है, सिर्फ रीड करके छोड़ दे, रीड ओनली। रीड ओनली करना है। क्या बोला गया, ऑडिटर को रिम्यूनरेशन कौन सेलेक्ट करेगा, किस तरीके से दिया जाएगा, सीधी सा मैटर बोला गया। अगर एनुअल जनरल मीटिंग में अगर आप अपॉइंट हुए हो, हाँ एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट हुए हो तो एनुअल जनरल मीटिंग में कौन कौन करेगा, शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है, और अगर पहला ऑडिटर अपॉइंट होता है, पहला ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा, पहले बोर्ड बीओडी करेगा, बीओडी नहीं करेगा तो फिर शेयर होल्डर करेगा। लेकिन पहले क्या बीओडी ही कर लेता, तो बोला गया पहला ऑडिटर का अगर केस है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद ही कर लेगा। ठीक है, उसकी रेम्यूनरेशन में क्या क्या इंक्लूड करेंगे, उसकी फीस इंक्लूड करेंगे, और एक्सपेंसेस अगर कुछ रियम्बर्स किए गए, कुछ उसको फीस दी गई है वो, और कुछ एक्सपेंसेस है उसको रियम्बर्स किए गए वो भी उसकी फीस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तीसरी चीज़ है कुछ फैसिलिटीज़ एक्सटेंडेड टू हिम, उसको कोई फैसिलिटीज़ दे रखी हुई है तो वो भी उसकी फीस में हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है सर, और नॉट इंक्लूड एनी रिम्यूनरेशन फॉर एनी सर्विसेज रेंडर, मतलब सर इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया, अगर ऑडिटर ने टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दी, सर क्या ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। सेक्शन 144 में लिखा है क्या कि ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज नहीं दे सकता, ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा, तो वो ये सर्विस दे सकता है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज दे सकता है। ठीक है, अपने को इनकम टैक्स रिटर्न किस तरीके से भरना है, कहाँ कहाँ पे अपन क्या क्या चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट एक मिनट रुको, चलो आ जाओ, चलिए ठीक है। तो क्या क्या बोला गया है यहाँ पे, नॉट इंक्लूडेड रिम्यूनरेशन, मतलब क्या बोला, अगर अगर ऑडिटर ने टैक्स कंसल्टेंसी सर्विस दी और उसको कुछ फीस मिली है तो वो अलग सर्विस है, तो उसको क्या ऑडिटर की रिम्यूनरेशन में इंक्लूड मत करना, उसको सो टैक्स कंसल्टेंसी सर्विसेज के रूप में रख लेना। ठीक है, ये था हमारा सेक्शन 142 फालतू का सेक्शन था। अब जाएंगे हम सेक्शन 143, ये काम का सेक्शन है और बहुत ईजी है। ईजी है सर, ईजी, सर ईजी है। अब देखो सर, बहुत ईजी ईजी पोर्शन चलने वाला है। ठीक है, और 3 पेज, कितना पेज, 4 पेज बचा हुआ है, आराम से चैप्टर इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करूंगा। बहुत ईजी ईजी पोर्शन बचा है, ज़्यादा कुछ भी बचा नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, फिर सेक्शन 143 की ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या है। सर ऑडिटर के राइट्स क्या है, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप पहले पन्ने पे लेके आते, सर मैंने अभी तक आपको अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर 139 पढ़ा दिया,
रिमूवल ऑफ रेजिग्नेशन, रिमूवल एंड रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर वो भी पढ़ा दिया। रिमूवल एंड रेजिग्नेशन में कितने सेक्शन थे, 1, 4, 2, 3, 5 इस तरीके से पढ़ाया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने 141 पढ़ा दिया, एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन पढ़ा दिया, कब एलिजिबल होगा कब नहीं होगा, ठीक है। वो एलिजिबिलिटी में क्या था, सीए होना चाहिए, सीओपी होना चाहिए, ठीक है, वो 3 डब्बे पढ़ाए हुए थे, ठीक है। फिर मैंने रेम्यूनरेशन पढ़ा दिया, फालतू का सेक्शन है। पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर, ये अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, पावर क्या है, ड्यूटी। और सेक्शन 144 कौन कौन सी सर्विसेज ऑडिटर नहीं दे सकता, ये मैंने पढ़ा दिया। और ये अब आने वाले सेक्शन फालतू के हैं। 147 तो मत करना, टाइम पास है। 148 इंपॉर्टेंट है, ये करना है अपने को। 145 146 ये तो फालतू है, फालतू सेक्शन, ठीक है। तो अब कौन सा बचा हुआ है हमारा, दो सेक्शंस बचे हुए, 143 बचा हुआ है और 148 बचा हुआ है, और बीच के सेक्शंस फालतू अपन रीड करके छोड़ेंगे, ठीक है। चलो, तो बहुत छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, ठीक है। हाँ, अपन ने 141 सबसेक्शन 3, इसमें अभी मैंने आपको ये पढ़ा है ना, ऑडिटर कब क्वालिफाई होगा, कब डिस्क्वालिफिकेशन, ये वाली चीज़ है। डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया गया, ये वाले पॉइंट अभी आपको रिवाइज भी कराए हुए थे, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, इसमें रिवाइज कराया। तो ये वाला पॉइंट बोल रहा था कि कब ऑडिटर डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा, मतलब ऑडिटर अपॉइंट होने से पहले ही डिस्क्वालिफाइड है, ठीक है, हमको ऑडिटर को अपॉइंट नहीं करना है, ठीक है, ये चीज़ बोला गया है। अब एक और सेक्शन रह गया था, ये सेक्शन 141 सबसेक्शन 4, इसमें क्या बोला गया, सब्सिक्वेंट डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। मतलब सर, सब्सिक्वेंट डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब ऑडिटर अपॉइंट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या हुआ, ऑडिटर ने इनमें से कुछ भी लफड़ा कर दिया। इनमें से सर क्या लफड़ा कर दिया, फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर अपॉइंट हो गया, ठीक है, ये ऑडिटर है, अपॉइंट हो गया। अब ऑडिटर क्या है, कंपनी का ऑफिसर बन गया, कंपनी का एम्प्लॉय ही बन गया, तो अब सब्सिक्वेंट डिस्क्वालीफाइड हो गया, मतलब ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसके बाद डिस्क्वालीफाइड होता है, तो भी उन्होंने इस सेक्शन को डाल के बता दिया गया हमको कि अगर बाद में डिस्क्वालीफाइड होता है, ऑडिटर अपॉइंट हुआ, उसके बाद तुम डिस्क्वालीफाइड होते हो, तो तुम्हें अपना ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, ही हैज टू वेकेट हिज ऑफिस, तो ऑफिस तुरंत छोड़ना पड़ेगा। अगर तुम डिस्क्वालीफाइड होते हो तो तुम्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, और इसको कैजुअल वैकेंसी के अंदर लेंगे, सेक्शन 138 सबसेक्शन 8, मतलब कैजुअल वैकेंसी का मतलब क्या, मैंने आपको पढ़ा दिया शायद, सेक्शन 138, 138 सबसेक्शन 8 कैजुअल वैकेंसी। सर ये रहा सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, क्या बोला कैजुअल वैकेंसी, यहाँ पे सेक्शन गलत डल गया क्या, एक सेकंड रुको। हाँ, ये सेक्शन गलत डला हुआ है, सेक्शन 139 करना है। जो भी कंफ्यूजन हो रहा था, 8 कैसे आ गया यहाँ पे, 139 है, इसको मैं बुक में भी ठीक करा के आपको दे देता हूँ, ठीक है। सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 क्या बोलता है, क्या बोलता है सेक्शन 139 सबसेक्शन 8 कि भैया कैजुअल वैकेंसी, बीच में अगर ऑडिटर कभी भी छोड़ के गया, मैंने आपको पढ़ा दिया सेक्शन कि बीच में ऑडिटर कभी भी छोड़ के गया तो कौन उनको अपॉइंट करेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा 30 डेज में, रिजाइन करके गया तो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा 30 डेज में, और गवर्नमेंट की कंपनी है तो बोला गया CNDG करेगा 30 डेज में, ठीक है। नहीं कर पाता तो अगले 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे, ये चीज़ 30 यहाँ पे तो 30 था, ठीक है, तो कैजुअल वैकेंसी था, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पे भी सेम चीज़ है, अगर डिस्क्वालीफाइड हो जाता है ऑडिटर, भैया क्वालिफाइड था, अच्छा सब कुछ अच्छा चल रहा था, बाद में एम्प्लॉय बन गया, ऑफिसर बन गया, कोई भी इन पॉइंट में से कोई भी कुछ भी बन जाता है ऑडिटर, ठीक है, इनमें से कोई भी इसमें गलती की तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा, उसको तुरंत ऑफिस छोड़ना होगा। उसने ऑफिस तुरंत छोड़ा, उसके बाद क्या हो गया, 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करना पड़ेगा, वो ऊपर वाला केस लग जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये भी सेक्शन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चलो, अब आते हैं सेक्शन 143 के अंदर, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर, ऑडिटर की क्या राइट्स है और ऑडिटर की क्या ड्यूटीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आया, जून 19 में क्वेश्चन आया 4 मार्क्स का, सर ठीक है सर, ऑडिटर की क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज हैं, ठीक है, बता देता हूँ। ऑडिटर का क्या राइट है, अगर मैं ऑडिटर बन गया कंपनी का तो मेरे क्या राइट है, सबसे पहली चीज़ है मैं एक्सेस कर सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट का, क्या कर सकता हूँ सर, एक्सेस कर सकता हूँ बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, कोई भी वाउचर्स को, आपके बुक ऑफिस पर रखा हुआ है या फिर किसी भी प्लेस पर रखा हुआ है। देखो, इसको क्या अपने को अंडरस्टैंड करना है, इजी लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करो, अपने आप सारी चीज़ें याद होती चली जाएंगी, कुछ भी नहीं करना। सेक्शन 143 बहुत आसान है, बहुत ईजी। देखो, ऑडिटर की राइट्स क्या है, ऑडिटर की ड्यूटीज़ क्या है, ऑडिटर क्या करेगा, उसका राइट क्या है, उसके पास राइट है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करेगा। अगर मुझे स्टेट ऑडिट करना है तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट चेक कर सकता हूँ, कहाँ पे रखी हुई है, उसके ऑफिस पे रखे हुए, कंपनी का जो ऑफिस है वहाँ रखा हुआ है, या फिर कहीं कोई भी प्लेस पर रखा हुआ है, एनी अदर प्लेस पे भी रखा हुआ है तो कर सकता हूँ, ठीक है, एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ है, ऑडिटर के पास क्या है, राइट है कि भैया किसी भी ऑफिसर से या फिर किसी भी एम्प्लॉय से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो पूछ सकता है, सिंपल। और तीसरी चीज़, 6 मैटर है, इंक्वायरी करेगा ऑडिटर, इंक्वायरी करेगा 6 मैटर्स पर, ठीक है। ऑडिटर 6 मैटर्स के बारे में पूछेगा, अगर कुछ भी दिक्कत
होती है, कुछ भी दिक्कत होती है तो वो रिपोर्ट करेगा। तो सर 6 मैटर्स कौन कौन से, ABCDEF, ये याद करना है इस तरीके से, ABCDEF ABCDEF। पहला मैटर क्या है, एडवांसेस। अगर कंपनी ने कुछ भी लोन एंड एडवांसेस ले रखा हुआ है, सिक्योरिटी को रख के, अपनी सिक्योरिटी वगैरह रखी और लोन ले रखा है, एडवांसेस अगर कंपनी ने ले रखा हुआ है, ठीक है, तो जो हमने जो सिक्योरिटी रखी हुई है, जो हमने सिक्योरिटी वगैरह उसको सामने वाले को दी है, वो प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है। अगर हमने बैंक को कुछ भी सिक्योरिटी रखी हुई है तो वो प्रॉपर्ली उन्होंने अच्छे से रखी है कि नहीं रखी है, अगेंस्ट में उन्होंने हमको लोन दे रखा हुआ, ठीक है, तो वो एक बार चेक करो रखी है कि नहीं रखी गई है। और जो टर्म्स हैं आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और इट्स मेंबर। इसका मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने लोन वगैरह ले रखा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर 20%। सर ऐसा हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो उन्होंने यही बोला कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो कंपनी के बिहाफ में है कि नहीं, कंपनी के फ़ायदे में है कि नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिटर, नीचे लिखा है सबसे लास्ट लाइन में, रिपोर्ट कर देना ऑडिटर। अगर कुछ भी इन 6 पॉइंट में से कुछ भी नेगेटिव दिखता है, कंपनी के अगेंस्ट में कुछ भी चीज़ दिखती है, तो तुरंत ऑडिटर इनको क्या करे, रिपोर्ट कर दे। ठीक है सर, इस बात के बारे में बोलते हैं 6 ABCDEF, 6 पॉइंट इस बारे में बात करेंगे। ठीक है सर, ओके, ठीक है। ऑडिटर पहले 6 मैटर्स को इंक्वायरी करेगा और कुछ भी गड़बड़ दिखता है तो रिपोर्ट कर देगा, सिंपल। तो पहली चीज़ है ए फॉर एडवांसेस। अगर कुछ भी एडवांसेस वगैरह ले रखे हुए हैं सिक्योरिटी के अगेंस्ट में, मतलब सिक्योरिटी दे रखी हुई है, सिक्योरिटी गिरवी रखी हुई है, तो सिक्योरिटी प्रॉपरली सिक्योर्ड है कि नहीं है, ये चीज़ चेक करो। दूसरी चीज़ है बुक एंट्री। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो बुक एंट्री के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ है। ट्रांजेक्शन मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय दी बुक एंट्री। जो ट्रांजेक्शन है बुक एंट्री के थ्रू हुआ है कि नहीं हुआ, वो चीज़ चेक करो। और प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो बेनिफिट में होना चाहिए कंपनी की। दूसरी चीज़ बुक एंट्री, मतलब ट्रांजेक्शन जो है बुक एंट्री में आना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ चेक करो। नहीं है तो तुमको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी ABC, सी से कंपनी, वेदर कंपनी नॉट बीइंग ए इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी और बैंकिंग कंपनी को छोड़ देना, नॉर्मल कंपनी है उसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। इनने क्या किया, हमारी जो कंपनी उसने क्या किया, कोई भी एसेट्स को बेचा है, कोई भी एसेट को बेचा है एट अ प्राइस लोअर देन परचेस प्राइस। ये जो सिंबल लिखा हुआ है मैंने, लोअर देन का लिखा हुआ है सिंबल, एग्जाम में मत लिखना, एट अ प्राइस लोअर देन लिख देना। एग्जाम में अपने को लिखना है लोअर देन, OWER, लोअर देन THAN, ऐसा लिख देना, ठीक है, ये सिंबल मत लगाना। तो क्या बोला गया, कंपनी ने, वेदर क्या कंपनी ने उनके एसेट्स को बेचा है एट अ प्राइस लोअर देन परचेस प्राइस। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का सामान लेके आया तो मैंने 90,000 में बेच दिया मेरे एसेट्स को। मेरे एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड करना है, शेयर्स हो गए, डिवेंचर्स हो गए, और कोई भी सिक्योरिटीज़, कोई भी शेयर्स सिक्योरिटीज। अगर फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का मार्केट प्राइस चल रही है शेयर की, तो मैंने इसको 90 रुपये में तो नहीं बेचा, 80 में तो नहीं बेचा, 90 में तो नहीं बेचा। अगर बेचा है तो प्लीज़ ऑडिटर रिपोर्ट कर देना, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए हमारे। चौथा पॉइंट क्या है, डिपॉजिट्स। वेदर लोन्स एंड एडवांसेस आर शोन एज डिपॉजिट, सिंपल। जो हमने लोन्स एंड एडवांसेस ले रखे हुए थे, क्या उनको डिपॉजिट्स के रूप में दिखा रखा है, ठीक है। फिर पांचवा पॉइंट है एक्सपेंसेस, कि कोई पर्सनल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर ने कुछ पर्सनल एक्सपेंसेस के किए हुए थे तो उसने रेवेन्यू अकाउंट में डाल दी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी। अगर ऐसा कुछ किया है तो प्लीज़ ऑडिटर आप क्या करें, रिपोर्ट कर दें, ठीक है। फिर लास्ट में है फॉर कैश, कैश कैश कैश। फॉर कैश का मतलब क्या हो गया, अगर ऑडिटर ने कोई भी शेयर्स अलॉट किया हुआ है, कोई भी शेयर अलॉट किया है कैश में, तो आपने को चेक करना है कि कैश रिसीव हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है तो पोजीशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या पोजीशन दिख रही है, बैलेंस शीट में क्या पोजीशन दिख रही, करेक्ट पोजीशन दिख रही है कि नहीं दिख रही, मिसलीडिंग तो नहीं हो रहा है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है। तो 6 के 6 पॉइंट्स हैं, अपने को याद कैसे करना है, सिंपल याद रखो, सिंपल याद रखो, ABCDEF। ये से होगा हमारा एडवांसेस। तो एडवांसेस के लिए क्या क्या अपने को लिखना है कि whether the advances are made by the company against the security and security is properly secured or not, इस तरीके से लिख दो, सिंपल। आप लिख लो साइड में कि एडवांसेस में लिखना है whether any loans and advances made by the company against the security and security has been properly secured or not, इतना सा लिख दो। फिर दूसरी चीज़ क्या लिखना है अपने को, बुक एंट्री। दूसरी चीज़ क्या लिखना है सर अपने को, बुक एंट्री। वेदर द ट्रांजेक्शन्स आर मेयरली रिप्रेजेंटेड बाय द बुक एंट्री, इतना लिखना है, बस इतना लिखो बहुत है। फिर तीसरा पॉइंट है कंपनी, C फॉर कंपनी। कंपनी में बोला गया वेदर द कंपनीज शेयर्स एंड डिवेंचर्स आर सोल्ड एट अ प्राइस लोअर देन परचेस प्राइस, इतना लिख दो। फिर चौथा पॉइंट है हमारा डिपॉजिट, वेदर द डिपॉजिट आर शोन एज, सॉरी, लोन्स एंड एडवांसेस आर शोन एज डिपॉजिट, हमने लोन्स एंड एडवांसेस को डिपॉजिट के रूप में दिखाया कि नहीं। फिर एक्सपेंसेस, वेदर पर्सनल एक्सपेंसेस आर चार्ज टू रेवेन्यू अकाउंट, ये लिख दो। फिर फॉर कैश, एनी शेयर्स ऑफ द कंपनी, एनी शेयर्स मतलब वेदर शेयर्स ऑफ द कंपनी, ऐसा लिख दो आप, वेदर शेयर्स ऑफ द कंपनी आर अलॉटेड फॉर कैश। अगर आपने कोई भी शेयर्स को कैश में दिया है, वेदर कैश रिसीव्ड और नॉट, ठीक है, वेदर कैश हैज बीन रिसीव्ड और नॉट, इतना लिख दो, बहुत है, ठीक है। 6 पॉइंट लिखो और लास्ट में नोट डाल देना, रिपोर्ट करेगा ऑडिटर
रिपोर्टिंग ऑफ द अबव पॉइंट इज रिक्वायर्ड इन केस ऑफ नेगेटिव ऑब्जर्वेशन। जब आपको इन पॉइंट्स में नेगेटिव कुछ दिखे तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो पहले के ऑडिटर इंक्वायरी करेगा 6 के 6 पॉइंट्स को, कुछ नेगेटिव दिखेगा तो रिपोर्ट कर देगा, सिंपल है ये पॉइंट। ठीक है सर, यहाँ तक सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो चुकी हैं। और कोई दिक्कत हो तो बताओ और कमेंट में डाल देना, फीडबैक चाहिए मेरे को। अब 1 मिनट के अंदर आप एक काम करो, मुझे फीडबैक चाहिए कि लेक्चर्स आपके किस तरीके से जा रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं नहीं लग रहे हैं, क्या चीज़ है क्या सीन है, प्लीज़ मुझे आप फीडबैक दें 1 मिनट के अंदर अंदर, फटाफट इस लेक्चर में भर दो। भाई तुम्हें क्या चीज़ दिख रही, कमेंट में बताना आपको लेक्चर समझ आ रहे हैं कि नहीं है। ठीक है, फटाफट फटाफट जल्दी से जल्दी ये काम करो, मैं वेट कर रहा हूँ आपका ये काम करने। ओके ठीक है, आई होप कर दिया होगा आपकी इच्छा। ओके सर, अब सेक्शन फालतू के सेक्शंस, नॉट इम्पोर्टेंट सेक्शंस है। सेक्शन 143 सबसेक्शन, ठीक है, ड्यूटी ड्यूटी टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। हर ऑडिटर की ड्यूटी होती है जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करो तो उस पर रिपोर्ट करना है। फालतू का सेक्शन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। तो ऑडिटर क्या करे, रीड कर लो इसको और छोड़ देना। मैं रीड इसलिए करा रहा हूँ, नहीं तुम बाद में बोलो सर आपने कोर्स नहीं करवाया छोड़ दिया। ऑडिटर को क्या करना है, अगर आप एग्जाम पे कुछ टाइम पहले देख रहे हो तो फटाफट स्किप कर देना, फालतू का सेक्शन है ना। ऑडिटर को रिपोर्ट करना है उसके मेंबर को कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके की दिख रही है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखा रही है कि नहीं दिखा रही, बस इतना सा सेक्शन, कुछ भी नहीं करना। फिर अगला क्वेश्चन है, फिर ये क्वेश्चन भी आया हुआ है सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 पे। क्या आया हुआ है, ड्यूटी रिगार्डिंग सर्टेन मैटर्स इन ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, ऑडिटर की सर कुछ ड्यूटीज़ होती हैं, किन किन चीज़ में ड्यूटीज़ होती हैं, वो ड्यूटीज़ को उसने फॉलो किया कि नहीं किया गया। क्या सर, ऑडिटर की कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। इसका सबसेक्शन याद हो या फिर ना हो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको याद रखो। ऑडिटर की कुछ 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 क्या होती है सर, ड्यूटीज़ होती है। 5 6 7 पॉइंट है, कम से कम 6 पॉइंट याद करना और सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है सर, ऑडिटर की ड्यूटीज होती है। सर क्या ड्यूटी होती है, पहली ड्यूटी होती है वेदर ही हैज सॉट एंड ऑब्टेन ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ऑडिटर की ड्यूटी है, पहली ड्यूटी है कि ऑडिटर ने सारी इन्फॉर्मेशन सारे एक्सप्लेनेशन ले लिए कि नहीं लिया गया, किससे, कंपनी से, उसके एम्प्लॉइज से। ठीक है, नहीं लिया है, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स देयरऑफ। क्या बोला गया, ऑडिटर की क्या है सर, ड्यूटीज होती है कुछ मैटर्स पे। ठीक है, ऑडिटर को क्या करना रहेगा, रिपोर्ट करना होगा। फॉर एग्जांपल पहली चीज़ है कि ऑडिटर ने इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन लिए कि नहीं लिए गए। और दूसरी चीज़ इसमें ये भी इंक्लूड करना है, अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सामने वाला दे ही नहीं रहा है, मैनेजमेंट से पूछा भैया तेरा स्टॉक बता, वो बोलता मैं नहीं बता रहा, मैं नहीं बता रहा, तो इस केस में नहीं बता रहा है तो तुम अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर लेना, अपनी रिपोर्ट में लिख देना कि हम जो मैनेजमेंट है ये स्टॉक नहीं बता रहा है, स्टॉक अनवेरीफाइड है। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख देना, ये चीज़। फिर दूसरी चीज़ है वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ हैज़ बीन केप्ट और नहीं, कैप्ट किए कि नहीं किए गए। ऑडिटर की ड्यूटी है, दूसरी ड्यूटी है कि ऑडिटर प्लीज़ चेक करो कि प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ के हिसाब से बनाए गए हैं और रखे गए हैं कि नहीं रखे गए हैं। ठीक है, इतना आपको याद करना है। नहीं रखे होंगे तो आपको क्या, आपको रिपोर्ट में लिखना है कि नहीं रखे गए। तीसरा पॉइंट है वेदर दी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज़ बीन सेंट टू हिम। अगर ब्रांच का ऑडिटर दूसरा, मैं मेन ऑडिटर हूँ रिलायंस का, और ब्रांच को किसी और ऑडिटर ने ऑडिट किया हुआ है, तो मैं उससे बोलूँगा भैया रिपोर्ट दे, तो उस पर वो अपने को रिपोर्ट देगा। रिपोर्ट दिया है उसने कि नहीं दिया गया वो भी अपने को बताना पड़ेगा। तो ये ड्यूटी है, ऑडिटर की ड्यूटी है कि भैया ब्रांच से अपने को रिपोर्ट लेनी है। ठीक है, तो इसमें दे रखो वेदर दी ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज़ बीन सेंट टू हिम। क्या मेरे को ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट सामने वाले ऑडिटर ने भेजी कि नहीं भेजी गई, और द मैनर ही, ठीक है, इतना ही लिखो बहुत है। ठीक है, 3 पॉइंट सर ऑडिटर की ड्यूटी है, 3 पॉइंट्स फिर से समझाता हूँ। ऑडिटर की ड्यूटी है वेदर ही हैज सॉट ऑल, वेदर शॉर्ट को भी काट दो आप, ऐसा लिखो वेदर ही हैज ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। ठीक है, इतना लिखो, इफ नॉट देन प्रोवाइड द डिटेल्स देयरऑफ। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, वेदर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर लॉ हैज बीन मेंटेन्ड बाय द कंपनी और नॉट। ठीक है, इतना। तीसरा पॉइंट लिखना है वेदर द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन सेंड टू हिम या और नॉट। ठीक है, वेदर ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट हैज बीन सेंड टू द ऑडिटर, ऑडिटर को सेंड किया कि नहीं किया गया, इतना लिखो। चौथा पॉइंट क्या लिखना है, वेदर दी कंपनी की बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद दी बुक्स ऑफ अकाउंट। जो हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट बने होंगे, जैसे कि भाई लेजर वगैरह बनाए, ट्रायल बैलेंस बनाए, तो आपकी जो बैलेंस शीट है और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो एग्री करते हैं कि नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट को। चौथी ड्यूटी चेक करेगा ऑडिटर। ठीक है, फिर पांचवी ड्यूटी क्या है, वेदर दी कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए कि नहीं किए। ये आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ये आप किस में पढ़ते हैं, हमारे अकाउंट्स में पढ़ते हैं। वेदर दी कंपनी हैज कंप्लाइड क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और नॉट, इतना लिख दो। ठीक है, और फिर एफ वाला पॉइंट है ऑब्जर्वेशन एंड कमेंट ऑन दी ऑडिटर
ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और मैटर, ठीक है, कोई भी मैटर है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब आपका ऑडिटर सॉरी आपने क्या किया हुआ है, आपने डायरेक्टर के साथ या फिर किसी भी रिलेटेड पार्टी के साथ कंपनी ने कुछ भी ट्रांजेक्शन वगैरह किया है तो उस पर ऑब्जर्वेशंस देना है और उस पर कमेंट देना है। फिर जी वाला पॉइंट क्या कहता है, वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर अंडर सेक्शन दिस, तो आपको रिपोर्ट करना है, ठीक है। ऑडिटर चेक करेगा पहले कि वेदर क्या कोई डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हुआ है अपॉइंट होने से। देखो अभी अपन ने ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड वाला पॉइंट पढ़े थे, कौन से वाले सर, दिखाता हूँ। ऑडिटर डिस्क्वालीफाइड होगा कब, डिस्क्वालीफाइड होगा सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 में, ठीक है, सेक्शन 141 सब सेक्शन 4 के अंदर डिस्क्वालीफाइड होगा कि भैया कब ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, अगर अपॉइंट हो गया उसके बाद कब डिस्क्वालीफाइड होगा। तो इस केस में ये चीज़ थी। अब ऐसे ही डायरेक्टर के केसेस में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। अगर डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड है तो ऑडिटर तुम अपनी रिपोर्ट में लिख देना कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गया है। तो यहाँ पे यही चीज़ बोला गया है, अगर कोई भी डायरेक्टर डिस्क्वालीफाइड हो गया फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर 164 सबसेक्शन 2 ये सेक्शन है कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको याद करना है कर लो, नहीं करना है तो वो आपको बताना है कोई डायरेक्टर क्या है डिस्क्वालीफाइड हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ऊपर क्या दे रखा हुआ है, ऑडिटर रिपोर्ट शैल स्टेट, ठीक है। और अगर कुछ भी दिक्कत दिखती है तो ये सब ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, ठीक है। इन सारे केस में ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, ठीक है। सर कोई दिक्कत नहीं। अब उसके आगे क्या मैं बताने जा रहा हूँ। एच वाला पॉइंट है, कोई भी क्वालिफिकेशन रिजर्वेशन एडवर्स रिमार्क, कुछ भी गड़बड़ घोटाला है तो कुछ क्वालिफिकेशन देना, रिजर्वेशन देना, एडवर्स रिमार्क देना पड़ेगा, किसमें, बुक्स और अकाउंट से रिलेटेड, ठीक है। तो आप ऑडिटर अपनी बुक में इंक्लूड कर लेना। फिर आई वाला पॉइंट क्या है, जे वाला पॉइंट इतने कुछ खास नहीं है। आई वाला पॉइंट और आप पढ़ लो कि वेदर द कंपनी इज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और नॉट, इतना आप लिख देना काम हो जाएगा। कंपनी के पास इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल अच्छा है कि नहीं है, ये भी रिपोर्ट में अपने को निकालना पड़ेगा। फिर लास्ट में अदर मैटर्स है, तो अदर मैटर में अपने को लिखना है और वेदर दी कंपनी है डिस्क्लोज्ड एनी पेंडिंग लिटिगेशन, तो पेंडिंग लिटिगेशन कोर्ट केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा कुछ आपको बताना पड़ेगा कि क्या कंपनी ने डिस्क्लोज किया है कि नहीं किया गया। दूसरा पॉइंट अपने को लिखना है वेदर दी कंपनी हैज़ मेड एनी प्रोविजन फॉर फोर्सिएबल लॉसेस, फ्यूचर में कुछ फोर्सिएबल लॉसेस होने वाले हैं, फ्यूचर में कुछ लॉसेस होने वाले हैं, तो क्या कंपनी ने उसका प्रोविजन बनाया या नहीं बनाया, ठीक है। फिर लास्ट में लिखना है कि वेदर दी कंपनी हैज़ मेड अ डिले इन ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू आईईपीएफ, आईईपीएफ मतलब इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, आईईपीएफ करके एक फंड होता है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डर्स है, सिक्योरिटीज है, मैंने रिलायंस कंपनी के 10,000 रुपये के शेयर्स परचेस कर रखे हुए, मेरी छोड़ो मैंने नहीं किए, किसी व्यक्ति ने किए, कि अब उस व्यक्ति की डेथ हो गई, उसका कोई नॉमिनी वगैरह नहीं आया, अब वो शेयर्स का रिफंड करने हैं, ठीक है। कंपनी बंद हो रही है या फिर जो भी केस हो, कंपनी डीलिस्ट हो रही है, कंपनी को क्या है वो पैसा वापस देना है, लेकिन कोई व्यक्ति लेने नहीं आ रहा है। हमने कम्युनिकेशन करने का कोशिश किया क्योंकि वो व्यक्ति तो मर चुका है, उसकी सिम वगैरह भी नहीं है, उसका कोई कम पता नहीं, तो ऐसा पैसा रखा हुआ है या फिर डिवेंचर का पैसा रखा हुआ है, कोई भी ऐसा पैसा रखा हुआ है, सिक्योरिटीज़ का कोई भी पैसा रखा हुआ है जो सामने वाला लेने नहीं आ रहा है, तो इस केस में क्या करेंगे, आईईपीएफ होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड करके होता है, उसमें आप पैसा डालो। ये किसका फंड है, सेबी का फंड है। ये सब लॉ की बातें बता रहा हूँ, ज्ञान ज्ञान के लिए बता रहा हूँ, ज़्यादा किसी काम की नहीं। इस फंड में आप पैसा डालो, सेबी का ये फंड है। इसमें क्या होता है, आप टीवी पे देखते होगे कि सेबी ने कुछ एडवर्टाइजमेंट चलाती है, क्या चलाती है, आपने सुनी होगी एक लाइन, इन्वेस्टर्स आर क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, रीड ऑल डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग, ये लाइन चलाते हैं। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है, ये आईईपीएफ में पैसा डाला होता है, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। और बहुत सारे कैंपेन चलाते हैं, सेबी के बहुत सारे कैंपेन चलते हैं कि सतर्क रहें, सावधान रहे, फालतू की सजेशंस पे दिमाग ना लगे, जब आप शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें करता है। वो पैसा कहाँ से आता है, आईईपीएफ में पैसा डालते हैं, वहाँ से यूज़ किया जाता है। तो बोला गया है अगर कुछ भी पैसा कंपनी के पास है जो लेने वगैरह नहीं आ रहा है तो डिले तो नहीं किया गया इस अमाउंट में, इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है। तो इन सारे केस में ऑडिटर क्या करेगा, इस बात को ध्यान रखना, इन सारे केस में ऑडिटर क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में डालेगा ये सारे पॉइंट। सर ये सारे पॉइंट ऑडिटर डालेगा। नेगेटिव ऑब्जर्वेशंस वाले पॉइंट तो ऊपर थे कि अगर कुछ भी ए बी सी डी ई एफ अगर ये ऊपर वाले, ये ऊपर वाले, ये अगर पॉइंट होते हैं, अगर कुछ नेगेटिव दिखता है, कुछ गड़बड़ घोटाला दिखता है तो डालना है। और यहाँ पे क्या दे रखा हुआ है, ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, ऑडिटर क्या करेगा, रिपोर्ट में इंक्लूड ही करेगा, ये सारे पॉइंट्स डालेगा कि भैया सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसको मिली कि नहीं मिली गई, ठीक है। और बुक्स ऑफ अकाउंट लॉ के हिसाब से मेंटेन किए कि नहीं, 5 से 6 पॉइंट्स आप इसको याद करके रखो, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में करना, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन कीवर्ड जरूर जो पिंक कलर से लिखे हुए ये चीज़ आना चाहिए। 5 से 6 पॉइंट जरूर आप इसके याद करके रखो, ठीक है, कि वेदर दी
वेदर ऑडिटर इज ऑब्टेन्ड ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किए कि नहीं किए लॉ के हिसाब से। तीसरी चीज़ वेदर दी बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर इन एग्रीमेंट विद दी बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है। और कौन सा पॉइंट याद कर सकते हैं, वेदर दी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंप्लाइंग विद दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चीज़, ठीक है। एक और अदर मैटर याद कर लो, ठीक है। अदर मैटर में लिखना है एनी पेंडिंग लिटिगेशन है कि नहीं है, प्रोविजंस बनाए कि नहीं करना है कोई फोर्सेबल लॉसेस के लिए, और डिले इन ट्रांसफरिंग फंड टू आईईएफ। और एक और पॉइंट याद रखो, वेदर दी कंपनी हैज एडिक्वेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और नॉट। इतना पॉइंट अपने को याद रखना है, अपना काम हो जाएगा। ईजी वे में अपने को लिखना है, काम अपना हो जाएगा, ठीक है सर। अब जाता हूँ सेक्शन 143 सब सेक्शन 4, ड्यूटी टू प्रोवाइड रीजन फॉर नेगेटिव ऑब्जर्वेशन, फालतू का सेक्शन है। और इसके बाद वाला भी सेक्शन फालतू का है, दो सेक्शन फालतू का किसी काम के नहीं, बस समझा दे रहा हूँ, रीड करने के पर्पज से है। रीड ओनली, लिख लो सर, रीड ओनली। क्या बोला गया सेक्शन 143 सेक्शन 4 में कि भैया आपको जब आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो उसमें आपको नेगेटिव रिमार्क और क्वालिफिकेशन डालना पड़ेगा। ये क्या होता है, ऐसे 705 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑडिटर को कुछ गड़बड़ दिखती है तो उसको नेगेटिव रिमार्क क्वालिफिकेशन सब चीज़ें डालना होगा, ठीक है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 5 फालतू का सेक्शन। क्या बोलता है, अगर कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की कंपनी है या फिर कोई भी कंपनी है, कौन कंट्रोल कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर बोथ, मतलब गवर्नमेंट की ही कंपनी है, सिंपल सा बात है, या फिर गवर्नमेंट की सब्सिडरी है, ठीक है। तो ऑडिटर को रिपोर्ट में इंक्लूड करना पड़ेगा। ऑडिटर की रिपोर्ट में क्या इंक्लूड करेगा, देखो सीधी सी बात है, CNDG संभालता है। कौन होता है, CNDG संभालेगा, मैंने आपको बता दिया, CNDG CNDG होता है। ऑडिटर के ऊपर कौन होता है, CNDG होता है, ठीक है। CNDG सारी गवर्नमेंट कंपनी के ऑडिट वगैरह ऊपर ऊपर से देखता है, ऊपर की चीज़ों को चेक करता है, यही अपॉइंट करेगा ऑडिटर को। तो बोला गया अगर गवर्नमेंट की कंपनी, अगर इसने कोई इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि भैया ऑडिटर देखो इस तरीके से काम करना है, ठीक है, तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा क्या, डायरेक्शंस इशूड बाय द CNDG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है। अगर कुछ भी डायरेक्शन इशू किए गए तो अपनी रिपोर्ट में लिखिएगा कि ये डायरेक्शन इशू किए गए थे। और दूसरी चीज़, अगर उस पर कुछ भी एक्शंस लेना था तो हमने एक्शंस लिए कि नहीं लिए, और एक्शंस क्या हमने लिए, सॉरी एक्शंस क्या लिए वो अपने को बताना पड़ेगा, ठीक है। हमने क्या एक्शंस लिए उस पर और उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे और अकाउंट पे। फालतू का सेक्शन मत करो, ठीक है। अब सेक्शन 148 सबसेक्शन 8 और सेक्शन 148 143 सबसेक्शन 8 दो बार लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। इसमें क्या चीज़ बोला गया है आप हिंदी में समझ लो, इंग्लिश आप अपनी लैंग्वेज में लिख देना चलेगा। ऑडिटर मैं हूँ, मेन ऑडिटर मैं हूँ, मेरी ब्रांचेस हैं, मेरी नहीं, मैं रिलायंस का ऑडिटर हूँ, मेन ऑडिटर मैं हूँ, और 10 ब्रांचेस हैं रिलायंस की, ठीक है, और सबके अलग अलग ऑडिटर हैं। तो मेरे पास पावर है, मैं इंस्पेक्ट कर सकता हूँ ब्रांच के ऑफिस को, मैं ऑफिस जा सकता हूँ, ब्रांचेस के बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता हूँ, ठीक है। ऑफिस भी चेक कर सकता हूँ, ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट को भी चेक कर सकता हूँ, ब्रांच ऑफिस, एक चीज़। दूसरी चीज़ है ऑडिटर क्या करूँगा, अगर मैं मेन ऑडिटर हूँ तो ब्रांच ऑडिटर से रिसीव करूँगा क्या, ब्रांच की ऑडिट रिपोर्ट, क्योंकि मुझे मेन ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करना है, और उसकी रिपोर्ट में क्या करूँगा, जो भी चीज़ें अपन उसको चेक कर सकते हैं। ये दो पॉइंट सिंपल से इतना सा बात करते हैं, फालतू की चीज़ें ज्ञानबाजी लिखा हुआ है कुछ मत लिखो, बस ये ऊपर ऊपर का हाईलाइट करके रखो। जैसे मैंने यहाँ पे हाईलाइट करके रखे हुए दो चीज़ें, इंस्पेक्ट द अकाउंट ऑफ एनी ब्रांच ऑफिस इन केस ही इज कंसिडर्ड नेसेसरी, हाँ ठीक है। अगर उसको लग रहा है कि भैया अपने को करना है, नेसेसरी है कि भैया बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करना हमारे ब्रांच का, तो वो चेक कर सकते हैं। इतना पॉइंट याद रखो, ठीक है। और दूसरा ये वाला पॉइंट याद रखो कि भैया ऑडिटर शुड रिसीव करेगा ब्रांच ऑडिटर की रिसीव फ्रॉम द ब्रांच ऑडिटर, ठीक है। बस इतना सा पॉइंट याद रखो, बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना है। सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 क्या बोलता है, फालतू का सेक्शन है, ठीक है। क्या बोलता है, ड्यूटी टू कंप्लाई विद अकाउंटिंग ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर में क्या लगता है, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग लगता है, एसेज लगते हैं, ठीक है, एसेज लगते हैं। मैंने 6 चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया हुआ था कि रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, एसेज किस पे लगते हैं, ऑडिटर पे लगते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पे लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज के ऊपर लगता है, ठीक है। कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से, मतलब इन रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से क्या बनाना होगा, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना होगा, एसेस के हिसाब से ऑडिटर को काम करना होगा, रिपोर्ट किस हिसाब से देना होगा, ऐसे के हिसाब से। तो यहाँ पे सेक्शन 143 सब सेक्शन 9 क्या बोलता है, ऑडिटर जब तुम ऑडिट करो तो प्लीज़ सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करो। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलो या फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग बोलो, बात एक ही है, ठीक है सर। सिंपल केस हो गया हमारा सर, ओके, ठीक है सर। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको जरा फोकस रखते हुए ध्यान रखते हुए इसको पढ़ो। आ जाओ अपन इसको पढ़ते हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12, इसमें क्वेश्चंस भी आया हुआ दिसंबर 21 जून 18 में, दो बार इसमें क्वेश्चंस आया हुआ है। ओके सर, अपन इसको अब स्टार्ट करने वाले हैं। सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 सर, इस सेक्शन में बोला है कि
कि देखो दो केस बनेंगे कि अगर कंपनी के अंदर ऑडिटर ने क्या किया हुआ है, एक सेकंड, हेलो हेलो, वॉइस आ रही होगी आपको, हेलो, हाँ चलो आ जाओ। क्या बोला गया है, क्या बोला गया, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 फ्रॉड रिपोर्टिंग, इसमें क्या बोला गया है, अगर कंपनी ने कुछ भी फ्रॉड किया, तुमने पकड़ लिया, मैं ऑडिटर हूँ, मैंने कंपनी के फ्रॉड को पकड़ा, तो दो केस होंगे। अगर 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 अमाउंट ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड कितने का किया, 1 करोड़ या उससे ऊपर किया तो पहले केस में ले लेना, फ्रॉड अगर 1 करोड़ से नीचे का किया तो दूसरे केस में लेना। सर क्या लेना है, फ्रॉड अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर का है तो एक केस में लेना, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो दूसरे केस में लेना। तो केस नंबर 1 में यहाँ पे समझा रहा हूँ, फ्रॉड अगर 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का, ऑडिटर ने फ्रॉड पकड़ा 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का है, ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को दिमाग में रखना है, ये चीज़ ऑडिटर ने क्या किया, फ्रॉड शुड इंटीमेट विद इन 2 डेज, 2 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को बोलना है, क्या करना है, मैंने फ्रॉड पकड़ा तो मुझे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर कंपनी में ऑडिट कमेटी है, इन दोनों को कर देना, क्या करना है, इंटीमेट बताना है, 2 दिन में बता देना लिख के कि भैया आपकी कंपनी में फ्रॉड है, ठीक है। अब नीचे वाला पॉइंट क्या बोलता है, ऑडिटर हैज़ ए रीजन टू बिलीव ऑफेंस ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्विंग अमाउंट ऑफ 1 करोड़ और अबव कमिटिंग इन कंपनी बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, ये वाला पॉइंट बोलता है, मतलब ऑडिटर को क्या दिख रहा है, ऑडिटर को फ्रॉड दिख रहा है, किसने फ्रॉड किया हुआ है, कंपनी के ऑफिसर या फिर एम्प्लॉय ने फ्रॉड किया हुआ 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का, तो अपने को बोर्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी को बताना है, ठीक है, बता दिया। अब ऑडिटर क्या है, वेट करेगा, ये वाला जो एरो जा रहा है इस तरीके से जाएगा, मैं बना देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इस तरीके से जाएगा ये, ठीक है, ये जाएगा, ठीक है, ये इस तरीके से एरो जा रहा होगा, ये नीचे जा रहा होगा, ठीक है, ये इधर जा रहा है। तो क्या बोला गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को या फिर ऑडिट कमेटी को अपने को 2 दिन के अंदर अंदर बताना है, बता दिया, ठीक है। अब ऑडिटर वेट करेगा 45 दिन का, ऑडिटर इज सीकिंग फॉर रिप्लाई विद इन 45 डेज, ऑडिटर वेट कर रहा है कि हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी कुछ रिप्लाई करेगा, कितने दिन का, 45 दिन का वेट करना है, कितने दिन का, 45 दिन का, 45 दिन का वेट करो, 45 दिन के अंदर अंदर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो यहाँ पे दो केस बनेंगे, या तो वो 45 दिन के अंदर अंदर कुछ ना कुछ बोल देंगे या फिर नहीं बोलेंगे, अगर वो बोलते हो तो इस डब्बे में आना है, नहीं बोलते हैं तो इस डब्बे में आना है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ भी रिप्लाई दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बताएगा कैसे फ्रॉड हुआ, क्या चीज़ नहीं हुआ, अगर हाँ, अगर 45 दिन के अंदर अंदर उनका रिप्लाई आ गया, हमसे 45 दिन वेट करेंगे, आ गया हाँ, तो 45 दिन के बाद अगले 15 दिन के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, मेरे को गवर्नमेंट को करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को करूँगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को करूँगा, कैसे करूँगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट होती है, वहाँ जाके वो रिपोर्ट विंडो ओपन होती है, वहाँ पे जाके कर दूंगा, ठीक है। तो उस मैं क्या क्या बोलूँगा, मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा कि मैंने क्या क्या देखा, अपनी ऑडिट रिपोर्ट दूंगा, फिर रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑन बोर्ड, और रिप्लाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या रिप्लाई आया, उनका क्या ऑब्जर्वेशन आया, फिर कमेंट एंड रिप्लाई रिसीव फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट, जैसे कि उनका जो रिप्लाई आया उस पर मैंने क्या कमेंट किया, तो 3 चीज़ देना, मैं खुद की रिपोर्ट दूंगा कि मेरी मेरी क्या रिपोर्ट है, फिर जो कमेंट और जो रिप्लाई आया बीओडी का वो, और मैंने उस पर क्या कमेंट दिया, 3 चीज़ अपने को सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना है, कितने दिन के अंदर अंदर, ये 45 दिन के बाद, अगले 15 दिन के अंदर अंदर, मतलब क्या हो गया, मैंने 2 दिन के अंदर अंदर इनको रिपोर्ट फ्रॉड किया, ठीक है, अब 45 दिन के अंदर अंदर, फॉर एग्जाम्पल इन्होंने 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रिपोर्ट कर दिया, 30 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट कर दिया, जिस दिन रिपोर्ट किया, जिस दिन उनका रिप्लाई आया उससे 15 दिन के अंदर अंदर मुझको बताना होगा, सिंपल, ठीक है। अब मैंने वेट किया 45 दिन तक का, लेकिन उसका कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या फिर ऑडिट कमेटी ने कुछ भी नहीं बोला, तो अगले 15 दिन के अंदर अंदर मुझे भी, फिर भी मुझे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे जाके सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब वही चीज़ बोल रहे हैं, आपको रिपोर्ट करना है, क्या, मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा, मैं अपनी रिपोर्ट दे दूंगा, ठीक है, यहाँ पे भी अपनी रिपोर्ट देना था, और अलोंग विद द नोट कंटेनिंग द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट फॉरवर्ड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी फॉर विच नो रिप्लाई इज बीन रिसीव्ड, मतलब सर मैंने जो रिप्लाई उनको भेजा था, मैंने उनको बोला ठीक है मैं अपनी रिपोर्ट दूंगा, फिर दूसरी चीज़ मैं गवर्नमेंट को बताऊंगा कि ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को मैंने रिपोर्ट भेजी थी, ये उसका प्रूफ है, और लेकिन उनकी तरफ से कुछ भी रिप्लाई नहीं आया, ये चीज़ अपने को भेजना पड़ेगा, सिंपल है, ठीक है। 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड होता है तो ये चीज़ आ सकती है क्वेश्चन में, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अगर एक और फ्रॉड इज 1 करोड़ से कम है, अभी तो पहला केस था फ्रॉड 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर था, अब फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, तो अपने को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमेटी को 2 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट करना है, ठीक है। क्या करना है, नेचर ऑफ फ्रॉड, किस नेचर का फ्रॉड था, अप्रोक्सीमेट अमाउंट, कितना अमाउंट का फ्रॉड है, ठीक है, और पार्टीज कौन कौन इन्वॉल्व है, बस इतना सा करना है, मतलब 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो अपने को बस इतना सा काम करना है, 1 करोड़ से ऊपर का फ्रॉड है तो अपने को ये पूरा केस नंबर 1 देखना, ठीक है।
1 करोड़ या उससे ऊपर तो सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है, बात खत्म। 2 चीज़ हो गई, ठीक है। अब मैनर और रिपोर्टिंग, अब किस तरीके से रिपोर्टिंग होगी, जब मैं रिपोर्टिंग दूंगा, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्टिंग दूंगा, आजकल तो सब ऑनलाइन हो गया है, वैसे ऑफलाइन प्रोसेस दे रखी, किस तरीके से दूंगा, एक लेटर हेड बनाऊंगा, मेरा एक लेटर हेड होगा, ठीक है, नाम लिखा होगा सीए दिव्यांशु बानियार, एक लेटर हेड होगा, ठीक है, अपना पोस्टल एड्रेस लिखा होगा, पोस्ट एड्रेस, मेरी ईमेल आईडी लिखी होगी, उसमें मोबाइल नंबर लिखा होगा, साइंड बाय द ऑडिटर विद सील, साइन करूंगा, सील लगाऊंगा, और मेंबरशिप नंबर लिखा होगा इन ADT4। मैं क्या करूंगा सर, ADT4 ये ऑनलाइन ही जाएगा, ADT4 फॉर्म होगा, उसके अंदर ये सब चीज़ें लेना, लेटर हेड पे लिख के दूंगा, अपना एड्रेस वगैरह इस मैनर में देना है, ठीक है। अब उसके बाद है डिस्क्लोजर ऑन बोर्ड रिपोर्ट, जैसे कि फ्रॉड हुआ, 1 करोड़ से ऊपर 1 करोड़ से नीचे हुआ, तो अब ये बोर्ड रिपोर्ट के अंदर भी डिस्क्लोज होगा, फालतू की चीज़ें दे रखी हुई है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट एंड पार्टी इन्वॉल्व, ये सब चीज़ें हैं, और हमने कुछ रिमीडियल एक्शन लिया या फिर रिमीडियल एक्शन नहीं लिया, 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो इस केस में बोला गया इन्होंने 1 करोड़ से नीचे का फ्रॉड है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी रिपोर्ट में देगा, फालतू का सेक्शन दे रखा है, सेक्शन भी नहीं है ये तो इसी का पार्ट है, फालतू की चीज़ दे रखी, किसी काम का नहीं है, बस अपन रीड करो, ठीक है। यहाँ तक की चीज़ थी सेक्शन 143 सब सेक्शन 12 हमारे काम का था, ठीक है। इसके बाद अब क्या चीज़ें दे रखी हुई है, अब फालतू की चीज़ चालू हो रही, किसी काम की चीज़ यहाँ से स्टार्ट नहीं होने वाली, फिर भी एक बार सुनो, सेक्शन 143 सब सेक्शन 14 क्या कहता है, हाँ, सेक्शन 143 सबसेक्शन 14 कहता है कि जो रिपोर्ट के सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 है, सेक्शन 143 सबसेक्शन जो 12 है, फ्रॉड रिपोर्टिंग का केस कॉस्ट ऑडिटर पे भी लगता है, सेक्रेटरियल ऑडिटर पे भी लगता है, मतलब CMA पर भी लगता है, CMA ऑडिटर पर भी लगता है, और सेक्रेटरियल ऑडिटर है उस पर भी लगता है, कि अगर तुम ऑडिटर बन के कॉस्ट ऑडिटर बन के कॉस्ट ऑडिट करने गए हो और वहाँ पे अगर तुमको कुछ भी कुछ भी फ्रॉड दिखता है तो इसी तरीके से तुमको रिपोर्ट करना होगा, और CS के ऊपर भी यही चीज़ लगती है, ठीक है। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी है, 5 लाख रुपए की पेनल्टी, अगर लिस्टेड कंपनी तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी, और एनी अदर कंपनी तो 1 लाख रुपए की पेनल्टी तुम पर लगेगी नॉन कंप्लाइंस करने पर, ठीक है, तुमने नॉन रिपोर्टिंग करने पर, ठीक है। ड्यूटी, अगली चीज़ पढ़ाता हूँ मैं, ड्यूटी टू मेक कमेंट सॉर्ट बाय द ऑडिट कमिटी ऑन सर्टेन मैटर्स, अदर ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013, फालतू की चीज़ दे रखी हुई है, यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, फिर भी चलो ये लास्ट पार्ट है, थोड़ा ही सा बचा हुआ है, बस इतना सा बचा हुआ है, इतना सा और तुम पढ़ लो, कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट तो ज़्यादा मेरे को लग नहीं रही, फिर भी ठीक है, एक बार पढ़ लो। सेक्शन 26 बोलता है भैया, रिपोर्ट ऑन अकाउंट ऑफ कंपनी में फालतू की चीज़ें हटाओ, ठीक है, 26 किसी काम का नहीं, फालतू का। सेक्शन 145 बोलता है साइन करेगा ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट पर साइन करेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या बोलेगा, और कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह तो उस पर भी ऑडिटर अपनी रिपोर्ट पर साइन करेगा, ठीक है। ऑडिटर को ऑडिटर की जो रिपोर्ट है, एनुअल जनरल मीटिंग होगी वहाँ पर रीड करी जाएगी पढ़ी जाएगी, ठीक है, ये लिखा हुआ, बस हाईलाइटेड पढ़ो, ज़्यादा किसी काम के नहीं, उसकी जो रिपोर्ट है रीड की जाएगी जनरल मीटिंग में, ठीक है सर, ओके। और रिसीव नोटिस एंड अटेंड जनरल मीटिंग, ऑडिटर को क्या होगा, एनुअल जनरल मीटिंग का क्या आएगा, नोटिस रिसीव होगा कि भैया आपको एनुअल जनरल मीटिंग में आना है और आपको अटेंड भी करना है, ये चीज़ है कि भैया आपको करना पड़ेगा, ठीक है सर, ओके। और एक लास्ट पॉइंट में दे रखा हुआ है, सेक्शन 177 का छोटा सा पोर्शन है, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो ऑडिट कमेटी में क्या हो गया, अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिटर शैल हैव अ राइट टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द ऑडिट कमेटी, ऑडिट कमेटी की भी मीटिंग में क्या कर सकता है, ऑडिटर पार्टिसिपेट कर सकता है, मीटिंग को ज्वाइन कर सकता है, अटेंड कर सकता है, ठीक है। ऑडिट कमेटी की अगर मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन कोई वोट वगैरह नहीं दे सकता, अगर वहाँ पे वोटिंग हो रही है तो तुम वोट वगैरह के राइट नहीं, वोटिंग वगैरह नहीं कर सकते, सिंपल सा मैटर है। ये मेरा चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। अब सर दो चीज़ सर, मैंने अभी तक चैप्टर कौन सा पढ़ाया, 1 पढ़ाया, ठीक है, 2 पढ़ाया, ठीक है, और इस चैप्टर 7 पढ़ाया, 3 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए गए हैं, ठीक है। चैप्टर 2 तो किसी काम का नहीं था, काउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग थे, एसेस थे, तो अब तुम्हें देना टेस्ट, सर तुम्हें देना टेस्ट सर तुम टेस्ट दोगे, तुम्हारी जो भी कमी होगी वो तुम्हें पता पड़ेगा, ठीक है। 3 चैप्टर का मैं टेस्ट लेने वाला हूँ, ठीक है, और टेस्ट प्लीज़ बाई कर लेना, बहुत अच्छी चीज़ है, क्यों है सर, मैं आपकी कमी कहाँ पे गलती है वो चीज़ दिखाऊंगा। ऑडिट में क्या होता है, कीवर्ड्स लिखना होता है, कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ दिक्कत है, वो मैं आपको पर्सनली बताऊंगा, ठीक है। अब सर लिखना कैसे वो मैं बताता हूँ, ये पूरा जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 की स्पेसिफिक बात करूंगा मैं, सेकंड आ जाए वापस चैप्टर नंबर जो 7 है, मैं कीवर्ड्स जो रेड रेड कलर से लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, चैप्टर नंबर 7 को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिखो, लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में सेक्शन
लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन तो अपने में लिखना है। किस तरीके से लिखना है पहली चीज़ बता रहा हूँ, अपनी लैंग्वेज में भी आप लिखते हो तो देखो दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, एक होगा डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, एक होगा घुमा फिरा का केस स्टडी दे दी जाती है, ठीक है। तो अगर तुमसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सर डायरेक्ट क्वेश्चन का मतलब क्या? सर सेक्शन 139 में ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो किस तरीके से अपॉइंट होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का, बताओ। इस तरीके से पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट सेक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो तुम्हें लिखना है एज पर सेक्शन 139(6), ठीक है, एज पर सेक्शन 139(6) इन अब ये चार्ट वार्ट मत बना देना, इन नॉन गवर्नमेंट कंपनी, यहाँ से स्टार्ट कर देना, नॉन गवर्नमेंट कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में अपॉइंट करेगा, अगर नहीं कर पाता है तो शेयर होल्डर 90 डेज के अंदर अंदर करेगा, और टेन्यूर अपना टिल फर्स्ट एजीएम तक रहेगा। इस तरीके से लिखना है, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। बस आपको सेक्शंस याद रखना है इस चैप्टर के अंदर, सिर्फ इस चैप्टर के अंदर बोल रहा हूँ, सेक्शंस आपको याद रखने हैं। कौन कौन से सेक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए, मैंने आपको बता भी दिया है, ठीक है। देखो कौन से नहीं रखना है वो बताता हूँ। सेक्शन 147 याद मत रखो, और सेक्शन 146 मत रखो, सेक्शन 145 मत रखो, बस एमसीक्यू के लिए ज़रूर दिमाग में रख लेना, हो सकता है आ जाए, ठीक है। बाकी की सारी ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो और ये करो, ठीक है। और कॉस्ट ऑडिट मैंने अभी पढ़ाया नहीं, अभी पढ़ा दूंगा, ठीक है। 148 भी करना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई कि ऑडिटर को 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपॉइंट नहीं किया गया, अब बताओ अब क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस है, ऐसा क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्वेश्चन टाइप क्या है? 2, इनडायरेक्ट। तो सर इसमें क्या लिखना है? एज इट इज लिखना है। तो 3 पॉइंट में लिखना पड़ेगा आंसर। पहला पॉइंट होगा हमारा, पहला पॉइंट यहाँ पे बनाता हूँ, आपने को सेक्शन डालना पड़ेगा, लॉ बताना पड़ेगा, एज पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 6, वही चालू हो जाओ। क्या कहना चाह रहा है हमारा लॉ कि भैया ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड, मैं लिख ही देता हूँ, ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। पीओडी मत लिखना, हमेशा ये गलती मत करना, लिख के काट रहा हूँ, पीओडी मत लिखना, हमेशा लिखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, POARD, स्पेलिंग भी गलत हो गई। ठीक है, ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ है ना, विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, इतना लिखना है। इफ नॉट अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर then within 90 days shareholder shall appoint, ठीक है, अपॉइंट दी ऑडिटर। इस तरीके से लिखना है सर। सर मैं आपको जूम आउट करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो इस तरीके से लिख देना, तुम्हारा आंसर खत्म हो जाएगा। अगर इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो ये प्रोविजंस तुमको पहले पॉइंट में लिखना पड़ेगा, पहले पॉइंट में कि एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 ये दो केस होते हैं, और अंडरलाइन तुरंत कर देना विद इन 30 डेज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है, विद इन 90 डेज शेयर होल्डर, बस इतना तुम वो करना। फिर दूसरी चीज़, इनडायरेक्टली पूछा हुआ है तो इस पर तुम्हारा केस लो आएगा। ये 2-3 लाइन तुमको अपने क्वेश्चन की उठाना पड़ेगा कि ऑडिटर, मतलब फॉर एग्जाम्पल उसमें नाम नाम वगैरह दे रखा होगा कि एक्स नाम का बंदा है, एक्स कौन है? ऑडिटर है। एक्स वॉज नॉट, 2 लाइन उठा के लिखना है बुक से, मतलब अपने क्वेश्चन से, एक्स वॉज नॉट अपॉइंटेड। अपना क्वेश्चन क्या था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने 30 दिन में नहीं अपॉइंट किया गया, अब बताओ क्या होगा? नॉन गवर्नमेंट कंपनी का केस चल रहा है, ठीक है। एक्स वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, BOD लिख रहा हूँ, फुल फॉर्म तुम लिखना, हाफ फॉर्म लिख रहा हूँ क्योंकि हमारा जल्दी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। अपॉइंटेड बाय बोर्ड, वॉज नॉट अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। तो एज पर लॉ
या फिर एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 6 ऑडिटर shall be appointed by shareholder within 90 days। ठीक है, ये डाल देना। अब तीसरा पॉइंट में अपने को कंक्लूजन डालना, कंक्लूजन लिख दो। ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर विद इन 90 डेज। ठीक है, ये चीज लिखना, ऑडिटर ऐसा लिख देना, इस केस ऑडिटर शेल लगा दो, विल लगा दो, कुछ भी लगा दो, ग्रामर का कोई नंबर नहीं मिलता। ठीक है, ऑडिटर शेल बी अपॉइंटेड विद इन 90 डेज बाय शेयर होल्डर। बस ये लाइन की। ठीक है, इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जो कि केस स्टडी टाइप का है, ठीक है, तुम्हें समझ आएगा केस स्टडी टाइप है। और हालांकि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है केस स्टडी टाइप, तुम तो डायरेक्ट क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को 3 पॉइंट्स में लिखना। 3 पॉइंट्स मतलब कि 3 1 2 3 3 बार में लिखना है। भले आप छोटे छोटे दो लाइन लिखी फिर एक स्पेस दिया, 2 लाइन लिखी फिर एक स्पेस दिया, 2 लाइन लिखी फिर एक स्पेस दिया, इस तरीके से चलेगा, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन लिखना अपने को इसी तरीके से। और डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन तो इस तरीके से लिख दो, इनडायरेक्ट आएगा तो ये पूरा का पूरा लिख दो। आपको मैंने समझा दिया चैप्टर नंबर 7 किस तरीके से लिखना है। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 7 इसी तरीके से आएगा, मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, सिंपल आएगा, ईजी आएगा। अब मैं चैप्टर नंबर 1 पे लेके जा रहा हूँ गाड़ी, चैप्टर 1 पे पहुंचा रहा हूँ मैं ऊपर। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ चैप्टर 1 पे, तो मैंने अभी तक आपको पढ़ाया हुआ है। वेट करो वेट करो वेट करो, दिखेगा दिखेगा दिखेगा, जादू जादू जादू, जल्दी आ जा भाई। आ गया, चलो चलो, चैप्टर नंबर 1 है सर। चैप्टर नंबर 1 में तुमसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ये पूरी लिख दो। ठीक है, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एन ऑडिट, ये देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तो डायरेक्ट लिखा है तो डायरेक्ट अपने को ये पूरी की पूरी छापना पड़ेगा ना, कीवर्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है, और व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर ऑडिट। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। डिफरेंस बिटवीन बताओ, ठीक है, एडवांटेजेस बताओ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, इस तरीके से पूछेगा। चैप्टर नंबर 2 में कुछ भी नहीं पूछेगा, एमसीक्यू वगैरह से पूछ सकता है भाई साहब, तो मैंने तुम्हें नाम वगैरह याद करा दिए, इस तरीके से करना है। ठीक है, तो अब तुम टेस्ट दो, उसके बाद तुम अगले लेक्चर्स पे जाना, क्योंकि तुम्हारी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, 3 चैप्टर का आराम से टेस्ट हो, चैप्टर 1 चैप्टर 2 और चैप्टर 7 का आराम से करो। देखो अगर आप मेहनत कर रहे हो ना तो अच्छे से करो, तो मैं श्योरिटी दे रहा हूँ आराम से पास हो जाओगे। ठीक है, अगर आप मेरे तरीके से चलोगे, अपना दिमाग बंद करो, मेरे तरीके से चलो, आराम से आप ऑडिट में बहुत अच्छे नंबर स्कोर करोगे। मेहनत कर रहे हो, थोड़ी सी और कर लो, क्या दिक्कत है, 10% मेहनत और कर लोगे, कोई बड़ी चीज़ बुरा नहीं हो जाएगा। और तुम सोचते हो कि मैं सब लिख लूंगा, हो जाएगा, कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता भाई। कम से कम 2 से 3 टेस्ट देते ना, आराम से तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी गलती का है। ठीक है, देखो एक चीज़ होता है, इंसान अपनी गलती नहीं समझ पाता, दूसरा बहुत जल्दी समझ जाता है। वही चीज़ है, तुम अगर कुछ गलती करोगे मैं तुरंत पकड़ लूंगा और तुम्हें वहीं पर ठीक कर देंगे। और तुम्हें गलती करना है क्लास में, कितनी भी गलती करो चलेगा, एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जितने भी टेस्ट तुम लोग दोगे तो मैं यूट्यूब पर वीडियो भी बना के डाल दूंगा, नाम वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगा। ठीक है, बस बता दूंगा यहाँ पे कमी अपन किस चीज़ से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, नाम वगैरह किसी का नहीं आएगा। अगर आप टेस्ट देते हैं तो ठीक है, तो मेरे को लगेगा तो मैं करूँगा, नहीं लगेगा तो अपन नहीं करेंगे। फटाफट टेस्ट देना। ठीक है, चलो ठीक है, अपन अब यहाँ तक हमारा चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में आगे का कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से अपने को क्या क्या आगे करना है, क्या क्या आगे नहीं। चलो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। प्लीज़ मैंडेटरी है, प्लीज़ टेस्ट देना, है ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।